हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ये मॉडल पेपर हमारा 2022 मॉडल पेपर है, मतलब कि इस साल जो हमारे पेपर होने वाले हैं उस हिसाब से हम लोगों ने इस मॉडल पेपर को तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो कि हमारे 1 मार्क्स में 8 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स के होंगे। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन बहुविकल्पी का 8 मार्क्स का होगा। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि रुको और जाओ विचारधारा के प्रतिपादक थे। ये यहाँ पर गलत हो गया है कि रुको और जाओ विचारधारा के प्रतिपादक थे। तो हमारे रुको और जाओ विचारधारा के प्रतिपादक हमारे कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने हमें रुको और जाओ जो हमारा नौ निश्चयवाद है उसकी हमें विचारधारा प्रस्तुत की थी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है समय के दो अंतरालों के मध्य एक विशेष क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या के बदलाव को क्या कहते हैं? जो हमारे समय के बीच दो अंतराल के मध्य जो एक हमारा जो हमारी जनसंख्या में जो बदलाव हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है? तो कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग, हमारी कार्यशील जनसंख्या वो जनसंख्या होती है जो कार्य करती है और उस पर हमारे निर्भर वर्ग निर्भर रहते हैं, जैसे कि बच्चे हुए और जो हमारे वृद्ध होते हैं वो इस जनसंख्या पर निर्भर रहते हैं। तो ये हमारी ये हमारा कौन सा आयु वर्ग हुआ? ये हमारा हुआ 15 to 59 वर्ष, मतलब कि 15 से 59 वर्ष के बीच जो हमारे लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि मानव विकास के महत्वपूर्ण कारक या पक्ष क्या है? तो मानव विकास के महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं हमारे? दीर्घ व स्वस्थ जीवन जीने की प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्त करना, श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे तीनों ही जो हैं तो सही हैं। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जो हमारा मानव विकास है वो यही तो देखता है कि लोगों के पास ज्ञान कितना, वो स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं कि नहीं और उनके पास पर्याप्त साधन है कि नहीं। ये सब हम लोग मानव विकास में देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है हमारा पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुपालन हमारी कृषि में होती है। तो ये जैसे कि नाम से पता चला मिश्रित कृषि में, इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता है। पशुपालन भी इसमें किया जाता है। छठा क्वेश्चन है कि नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य द्वारा चलाया जाता है? नीरू मीरू कार्यक्रम हमारा किस राज्य के द्वारा चलाया जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों में से हमें बताना है कि कौन सा है हमारा। तो ये होगा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमारा नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया जाता है। अब आते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय में हमारे 8 क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ अति लघु का 16 नंबर का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भौतिक भूगोल, ये हमारा भौतिक लिखा हुआ है यहाँ पर, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर स्पष्ट करिए। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के मध्य अंतर, भौतिक भूगोल हम लोगों ने 11th में पढ़ा था और मानव भूगोल हम लोग 12th में पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। एग्जामिनर जो है तो देखता है कि बच्चे ने पिछली साल कितनी तैयारी की थी और इस साल वो कितना पढ़ा है। तो हम लोगों ने भौतिक भूगोल पहले पढ़ चुके हैं तो ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के मध्य हमें अंतर बताना है। भौतिक भूगोल हमारा वो भूगोल होता है जिसमें हम लोग पृथ्वी की संरचना, जो पृथ्वी की ऊपरी संरचना है जैसे कि वायुमंडल है और जो हमारे आकृति होती है, मतलब स्थल आकृति होती है, पानी, ये सब हम लोग भौतिक भूगोल में देखते हैं। मानव भूगोल में हम लोग प्राकृतिक जो हमारे संसाधन है और जो हमारा मानव है उसके मध्य हम लोग संबंध को देखते हैं। उसके मध्य हम लोग संबंध को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है किन क्षेत्रों में लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है? प्रतिकूल मतलब कि विपरीत, और अनुकूल जो है तो मतलब कि साथ साथ चलने वाला। तो प्रतिकूल होता है मतलब कि वहाँ पर स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं होगी। प्रतिकूल वहाँ पर होता है जहाँ पर स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं होगी, वहाँ पर स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, उन्हें लिंग भ्रूण हत्या जो एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे, तो वो सब वहाँ पर होगा। कुल मिलाकर वहाँ पर स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं होगी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि क्यों कहते हैं? तो स्थानांतरित कृषि के ये उपनाम है कर्तन और दहन।
ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि को क्या कहते हैं। तो ये आप झूम कृषि के नाम जो हैं जितने भी, आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि क्यों कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो इसमें किसान होते हैं जो ये कार्य करते हैं, वो हमारे जंगलों को जला देते हैं और फिर उस राख से, जो हमारी राख बचती है, उस पर फिर कृषि करते हैं। तो इसे हम लोग कर्तन व दहन कृषि कहते हैं। मतलब जंगलों को जला दिया और फिर जो राख है उसे खाद के रूप में इस्तेमाल करके वो अपना कार्य करते हैं। 14 क्वेश्चन है हमारा, ग्रामों व शहरों के मूलभूत अंतर लिखिए। ग्रामों के बीच और शहरों में मूलभूत अंतर क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना होगा कि यहाँ की जनसंख्या जो है ग्रामों की, वो ज़्यादातर कृषि में लगी हुई रहती है। लेकिन जो हमारा शहरी क्षेत्र है वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र में ज़्यादा लगे रहते हैं। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में ज़्यादा लगे रहते हैं। शहरों में अच्छी व्यवस्था होती है स्कूलों की और सड़कों की, हॉस्पिटल्स की। गाँवों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर बहुत ही कम स्कूल होते हैं, सड़कें नहीं होती हैं। तो ये सब हमें इसमें अंतर बताने हैं। भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा समूह वर्ग कौन सा है। तो सबसे छोटा समूह वर्ग हमारा कौन सा है, ये हमारा जैन है। जैन जो हमारा धर्म है, धर्म समूह, वो सबसे छोटा है। हमारा 6वां क्वेश्चन है, प्रवास क्यों होता है। तो प्रवास वहीं पर होगा जहाँ पर लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ पर लोगों के लिए जो अच्छी सुविधाएं हैं वो वहाँ पर नहीं मिलती हैं। तो लोग अच्छी सुविधाओं की वजह से, जो उन्हें अच्छी एजुकेशन दे, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड हो जहाँ पर, वो वहाँ पर प्रवास कर जाते हैं। प्रवास कभी कभी हमारा एम्प्लॉयमेंट की वजह से भी होता है कि कहीं पर अगर मज़दूर चाहिए तो वहाँ पर मज़दूर चले जाते हैं। कहीं पर जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर लोग चले जाते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, गरीबी से क्या आशय है। गरीबी किसे कहते हैं, जो हम लोग मूलभूत आवश्यकताएं, जो लोग मूलभूत आवश्यकताएं अपनी नहीं पूरी कर सकते हैं, उन्हें हम लोग गरीब कहते हैं। गरीबी क्या है, जब लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, जैसे कि हमारा कपड़ा, हमारा भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये चारों जब हम लोग नहीं पूरा कर पाते हैं तो उसे कहते हैं गरीबी की दशा। अदीस अबाबा क्या है। अदीस अबाबा हमारी इथियोपिया की राजधानी है। इथियोपिया की राजधानी को हम लोग अदीस अबाबा कहते हैं, मतलब वहाँ की राजधानी का ये नाम है। फिर हमारा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे 6 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। ठीक है, ये हमारे 6 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि थॉमस माल्थस के जनसंख्या संबंधी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करिए। जनसंख्या से एक क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। जनसंख्या वाला चैप्टर आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो थॉमस माल्थस का जो हमारा सिद्धांत है वो हमें क्या बताता है कि थॉमस माल्थस ने जनसंख्या के ऊपर एक सिद्धांत दिया था, उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। तो ये कहते हैं कि जनसंख्या की जो जनसंख्या है वो खाद्य पूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ती है। पहला तो हमारा ये हो गया पहला हमारा पॉइंट ये हो गया कि ये बताते हैं कि जो हमारी खाद्य आपूर्ति है उसकी अपेक्षा जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है। हमारा दूसरा पॉइंट होता है कि जनसंख्या से अधिक वृद्धि का परिणाम अकाल और बीमारी एवं युद्ध के रूप में हमारे सामने आएगा। मतलब कि जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो जब जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो वहाँ पर अकाल, भुखमरी की समस्या ज़्यादा होगी। और हमारा तीसरा पॉइंट होगा कि भौतिक नियंत्रण की अपेक्षा स्वनियोजित से हमारी जो जनसंख्या है वो अच्छे से नियंत्रित होती है। तो पहले इन्होंने जो हमारा पहले 2 पॉइंट है उसमें इन्होंने बताया कि जनसंख्या जो है तो खाद्य पूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ती है और इसका परिणाम हमारे सामने बीमारी या महामारी के रूप में, भुखमरी के रूप में आएगा। तीसरा, ये हमें जो है तो उसे रोकने का प्रकार बता रहे हैं, उसे नियंत्रित करने का तरीका बता रहे हैं कि जो भौतिक नियंत्रण है, मतलब कि जो भौतिक नियंत्रण होते हैं उनकी अपेक्षा स्वनियोजन, मतलब कि जब परिवार स्वनियोजित होगा, लोग 2 ही बच्चों की पॉलिसी को अपनाएंगे, 2 चिल्ड्रन या 1 चिल्ड्रन पॉलिसी को अपनाएंगे, तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक हमारे नियंत्रण में आ जाएगी। इसके लिए हमें लोगों को पढ़ाना होगा। तो इनका जो हमारा सिद्धांत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आयु लिंग पिरामिड क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर हमें आयु लिंग पिरामिड को बताना होगा कि आयु लिंग पिरामिड किसे कहते हैं। जब हम लोग किसी पिरामिड में अलग अलग आयु वर्ग को प्रदर्शित करते हैं तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि ये हमारा आयु लिंग पिरामिड है। और इसके विभिन्न प्रकार हम लोग देखते हैं कि तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे विकसित विकासशील हमारे देश होते हैं वहाँ पर हमें अलग अलग लिंग पिरामिड प्राप्त होता है।
तो हमें इसके विभिन्न प्रकारों और आयुलिंग पिरामिड के बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है मानव गरीबी विकास सूचकांक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो जो हमारा मानव गरीबी विकास सूचकांक है, मतलब कि ह्यूमन पावर्टी डेवलपमेंट इंडेक्स, HPDI सूचकांक जो है, तो उसका हमें यहाँ पर संक्षिप्त विवरण देना होगा। ये हमें बताता है कि हमारे लोगों के पास कितनी सुविधा नहीं पहुंची है। यह निगेटिव रूप से निगेटिव नज़रिए से देखता है कि किन लोगों के पास हमारी सुविधाएं नहीं पहुंची, कौन से लोग अभी भी भूखे हैं, उनके पास स्वास्थ्य की शिक्षा नहीं, उन्हें स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं है। तो यह निगेटिव रूप से देखता है। इसे हम लोग ज़्यादा विश्वसनीय मानते हैं, क्योंकि इसे हमें कमी है, मतलब दूसरे सिद्धांतों की, वो हमें पता चलती है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा चौथा क्वेश्चन है विकासशील राष्ट्रों में नगरीय क्षेत्रों में हो रहे प्रवास के कारण कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि वहाँ पर स्वास्थ्य नहीं होगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होगी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, और वहाँ पर सड़कें नहीं होंगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमें ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में जाने के लिए हमें बाध्य करती हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या वितरण की असमानताओं को संक्षेप में समझाइए। तो जनसंख्या वितरण का सबसे ज़्यादा जो हमारा कारण है, वो यही है कि भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकृति पाई जाती है। वहाँ की भू आकृति अलग है, वहाँ की जलवायु अलग है, अलग अलग जलवायु पाई जाती है, तो वहाँ पर जनसंख्या वितरण भारत का असमान है। छठा क्वेश्चन है नमामि गंगे कार्यक्रम में किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखिए। नमामि गंगे कार्यक्रम हमें यहाँ पर उद्देश्यों को बताना होगा कि नमामि गंगे कार्यक्रम के हमें 3 उद्देश्य बताने हैं। ये हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर है सेकेंड बुक का। अब हमारा आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा 7 मार्क्स के होंगे, और ये हमारे 2 क्वेश्चन होंगे। 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, मतलब कि ये हमारा 14 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है भारत के ग्रामीण अधिवासों के विभिन्न प्रकारों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। एक हमारा ये क्वेश्चन होगा, और इसी में अथवा करके हमारा पास दूसरा ऑप्शन भी दिया होगा। तो हमारा इसका जो हमारा ऑप्शन दिया गया होगा, वो होगा ग्रामीण तथा नगरीय विपणन केंद्रों की व्याख्या कीजिए। तो हमें इसमें ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों की व्याख्या करनी है। तो आपको इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन आता हो, आप उसे करिएगा। तो भारत में जो हमारे ग्रामीण अधिवास के विभिन्न प्रकार हैं, वो है हमारे गुच्छित, अर्धगुच्छित और पल्लीकृत अधिवास होते हैं। वहाँ पर गुच्छित होते हैं, वहाँ पर पास पास घर बने होंगे। अर्धगुच्छित मतलब कि घर ऐसे बने होंगे, कुछ घर यहाँ पर बने हुए हैं, कुछ घर यहाँ पर बने हुए होंगे, तो उसे कहते हैं अर्धगुच्छित। इसका ऑप्शन में हमें दिया गया है कि ग्रामीण तथा नगरीय विपणन केंद्रों की व्याख्या कीजिए। तो हमें ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों की इसमें व्याख्या करनी होगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तार के द्वारा जल के अंधाधुंध उपयोग में जल की गुणवत्ता को बहुत घटाया है। तो ये हमसे बता रहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तार ने जल की गुणवत्ता को कम कर दिया है। तो जल की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायता करने वाले मूल्यों की व्याख्या करनी। तो इसमें जो हमारा बेसिकली पूछा गया कि जो हमारा जल प्रदूषण है, उसे हम लोग कैसे नियंत्रित करें। तो उसमें आपको बताना होगा कि हमें क्या क्या करना होगा। इसके ऑप्शन में हमें दिया गया होगा क्वेश्चन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो करना होगा, इसमें हमें बताना होगा कि निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषताएं हमारी क्या क्या हैं, और इसके जो हमारे प्रकार हैं, वो हमारे प्रकार कौन कौन से हैं। हमारा पहला प्रकार है गहन निर्वाह कृषि, और दूसरा है हमारा आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि, तो ये हमारे प्रकार हैं हमारी निर्वाह कृषि की, ये हमारे विभिन्न प्रकार हैं। तो ये हमारा मॉडल पेपर इतना ही था। अगर आपको ये मॉडल पेपर पसंद आया, आपको हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आगे और भी ज्योग्राफी के और भी सब्जेक्ट जो हमारे हिंदी, इंग्लिश और सोशोलॉजी है, उसके हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी अदर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं।